स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 2013 में चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग द्वारा लॉन्च किया गया उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बड़े ही जोर शोर से लॉन्च किया गया था। इस मल्टी बिलियन डॉलर लैंड और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान का एक एसेंशियल कंपोनेंट था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC, जिसे पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए 2015 में एक गेम चेंजर के तौर पर प्रेजेंट किया गया। पाकिस्तानी इंटेलिजेंसिया का मानना था कि CPEC उनके मुल्क के लिए एक अहम मौका है, जिससे न सिर्फ चाइना के साथ पाकिस्तान के बदलते संबंध भी गहरे होंगे, बल्कि इससे पाकिस्तान का इकोनॉमिक लैंडस्केप पूरी तरह से बदल जाएगा। कुछ ऑब्जर्वर्स तो इसे पाकिस्तान के लिए चाइना का मार्शल प्लान कहने लगे। आपको याद होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तबाह हुए यूरोपियन कंट्रीज को रिबिल्ड करने के लिए US द्वारा प्रोवाइड किए गए इकोनॉमिक असिस्टेंस को मार्शल प्लान के नाम से जाना जाता है। खैर, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान के बिगड़ते इकोनॉमिक सिचुएशन को देखते हुए ये समझ में आता है कि क्यों चाइना द्वारा फंडेड ये प्रोजेक्ट मार्शल प्लान के साथ कंपेयर किया जा रहा था। इनफैक्ट CPEC को BRI के सक्सेस के लिए एक इम्पॉर्टेंट फ्लैगशिप इनिशिएटिव की तरह प्रोजेक्ट किया गया, जो पाकिस्तान के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन और GDP ग्रोथ को बूस्ट करने वाला था। लेकिन 2019 आते आते इस ख्वाब और सच्चाई के बीच फासला काफी गहरा हो गया। पाकिस्तान को यह एहसास होने लगा कि इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बजाय CPEC उसे इकोनॉमिक हार्डशिप की ओर ढकेल रहा है। इस रिपोर्ट में कोई खास प्रोग्रेस ना होने के चलते ऐसा कई रिपोर्ट में सामने आया, जिसमें यह साफ कहा गया कि CPEC ऑलमोस्ट एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका है। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 2021 में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि BRI का यह फ्लैगशिप प्रोजेक्ट स्टॉल हो चुका है। इनफैक्ट चाइना और पाकिस्तान के लॉन्ग स्टैंडिंग कोऑपरेशन के बावजूद ऐसे बहुत ही कम चाइनीज बैक्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको कंप्लीट किया गया है। उनमें से एक है चाइनीज डिजाइन्ड एक नया रिएक्टर, जिसे हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट में अनवील किया है। चाइना द्वारा फंडेड इस $2.7 बिलियन यूनिट का कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान की एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने के लिए किया गया है और इस पर काम CPEC लॉन्च होने के 1 साल में शुरू किया गया था। लेकिन इस प्रोजेक्ट के अलावा ज्यादातर प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान के स्लो प्रोग्रेस और चाइना के लैक ऑफ फंडिंग की वजह से बंद पड़े हैं। वैसे तो दोनों ही देश CPEC में नया जोश भरने की बात करते रहते हैं, लेकिन IMF जैसे की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को इस इनिशिएटिव से पीछे हटने की सलाह दे रहे हैं। तो ऐसा क्या होगा कि चाइना और पाकिस्तान के लिए इकोनॉमिक मास्टर स्ट्रोक माना जाने वाला CPEC आज एक लायबिलिटी और फॉल्स होप बन चुका है? क्या वजह है कि चाइना का ये मार्शल प्लान काम नहीं कर रहा? आज के वीडियो में हम CPEC के इसे फेलियर पे चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस UPSC प्रीलिम्स और मेंस के GS2 के इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों 2015 में लॉन्च किया गया CPEC 2 फेजेस में डिवाइडेड था। फेज 1 का फोकस था एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्वादर शहर और उसके पोर्ट का डेवलपमेंट। फेज 2 का टारगेट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्री एनहांसमेंट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। CPEC प्रोजेक्ट का इनिशियल आउटले था $46 बिलियन का, जिसे बाद में लगभग $69 बिलियन तक बढ़ाया गया जब नए प्रोजेक्ट्स ऐड होने लगे। CPEC फेज 2 2018 में चालू हुआ और इसका मेन फोकस था B2B कोलैबोरेशन, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर। टारगेट एरियाज में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन, बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और पाकिस्तान में चाइनीज इंडस्ट्रीज के रिलोकेशन के साथ साथ वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स का डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई इंप्रूवमेंट और रिमोट एरियाज में हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज भी शामिल थे। फेज 2 का एक मेजर कंपोनेंट था स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का डेवलपमेंट, जिसके थ्रू पाकिस्तान फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट कर अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस को रिवाइव करने का प्लान बना रहा था। पाकिस्तान सरकार ने टैक्स कंसेशंस जैसे कई इंसेंटिव्स अनाउंस किए थे ताकि प्राइवेट चाइनीज इन्वेस्टमेंट को लोकल इंडस्ट्री के साथ जॉइंट वेंचर के लिए अट्रैक्ट किया जा सके। वैसे तो 9 प्रायोरिटी SEZs को आइडेंटिफाई किया गया था, लेकिन अब तक इनमें सिर्फ 4 में ही प्रोग्रेस रजिस्टर किया गया है। राशा का ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन, धाबेजी स्पेशल इकोनॉमिक जोन, M3 इंडस्ट्रियल जोन और अलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक जोन। फेज 2 के दूसरे टारगेट एरियाज जैसे एग्रीकल्चर में भी कोई डेवलपमेंट नहीं देखने को मिला है। CPEC से एक्सपेक्टेशन जितनी हाई रही है उतना ही लो उसका इम्पैक्ट। आज इसके पीछे के रीजंस को भी हम डिस्कस करते हैं।
दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान के रीसेंट डेवलपमेंट से वाकिफ हैं तो आपको पता होगा कि सीपीसी के फेलियर के पीछे सबसे सिग्निफिकेंट फैक्टर रहा है पाकिस्तान की ऑनगोइंग इकोनॉमिक क्राइसिस। और इसी क्राइसिस की वजह से उसके सामने कई फाइनेंशियल चैलेंजेस आ खड़े हुए हैं, जैसे फूड, गैस और ऑयल प्राइसेस में हाइक। ऊपर से चल रहे यूक्रेन रशिया वॉर की वजह से एनर्जी प्रॉब्लम इंटेंसिफाई हो गई है, जिसके चलते इन्फ्लेशन भी आसमान छू रहा है। इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके प्रेडेसेसर इमरान खान के बीच पहले साल हुए पॉलिटिकल वॉर के पीछे यही इकोनॉमिक क्राइसिस का हाथ था। शरीफ ने खान पे इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के मिस हैंडलिंग का आरोप लगाया था और नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए खान को अपनी कुर्सी छोड़ने पे मजबूर किया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के करंट इकोनॉमिक क्राइसिस के लिए उसके शॉर्ट साइटेड पॉलिसी डिसीजन जिम्मेदार हैं, जिसके चलते नॉन डेवलपमेंट और इकोनॉमिकली अनवायबल प्रोजेक्ट्स पे एक्सटेंसिव स्पेंडिंग करी गई। फॉर एग्जाम्पल, ग्वादर काजगर रेलवे लाइन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के बदले एक्सटर्नल बोरोइंग पे ह्यूज डिपेंडेंसी के चलते पाकिस्तान का डेट बर्डन बढ़ता गया। सीपीसी ने इसी एक्सटर्नल रोल के सिलसिले को जारी रखा, जिससे डेट बर्डन और भी हैवी होता गया। सीपीसी के चलते पाकिस्तान के लिए चाइनीज डेट $64 बिलियन तक पहुंच गया, जो ओरिजिनली $47 बिलियन था। पाकिस्तानी करेंसी का गिरता वैल्यू, फॉलिंग एक्सपोर्ट्स और राइजिंग इंपोर्ट बिल्स के कारण उसका ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ता गया है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट शॉर्टेजेस के चलते उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी सूखे पड़े रहे। ऊपर से 2022 के ट्रैजिक फ्लड ने इस इकोनॉमिक सिचुएशन को और भी क्रिटिकल बना दिया है। एस्टिमेट के मुताबिक 33 मिलियन लोगों को अफेक्ट करने वाले इस आपदा में पाकिस्तान को $30 बिलियन से भी ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में सामने आया कि पाकिस्तान को इस साल जून तक $30 बिलियन से भी ज्यादा एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नीड्स को फुलफिल करना पड़ेगा। इसमें एनर्जी और डेट रीपेमेंट्स भी शामिल हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी है उसमें ये टारगेट काफी इम्पॉसिबल लग रहे हैं, खासकर जब जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 2% पे आ गिरी हो। ऐसे में सीपीसी के सारे ख्वाब अब मिट्टी में मिलने लगे हैं। 2013 से लेकर अब तक इस मेगा प्रोजेक्ट में सिर्फ $62 बिलियन ही स्पेंड हुए हैं। आईएमएफ डेटा के अकॉर्डिंग चाइना पाकिस्तान के $126 बिलियन टोटल एक्सटर्नल फॉरेन डेट का लगभग $30 बिलियन होल्ड करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये आईएमएफ डेट का 3 गुना है और वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक के कंबाइंड उधार से भी ज्यादा है। और ये तो हम सबको पता है कि चाइना के लिए फिलैंथ्रोपी नहीं बल्कि प्रॉफिट मैटर करता है। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद जब शरीफ बीजिंग विजिट पे गए तब उन्होंने $6.3 बिलियन के कर्जे को रोल ओवर करने की रिक्वेस्ट की। वैसे तो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर क्लेम करते हैं कि चाइना $4 बिलियन से भी ज्यादा पाकिस्तानी डेट को रोल ओवर करेगा, लेकिन इस मामले में बीजिंग ने अभी तक कुछ कंफर्म नहीं किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान की गिरते फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी को देखते हुए बीजिंग ने सीपीसी प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए फंड्स को रिलीज करने से इनकार कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल, कराची और पेशावर के बीच मेन लाइन 1 यानी ML1 रेलवे लाइन एक इंपॉर्टेंट सीपीसी प्रोजेक्ट था, जिसे फिजिबिलिटी इश्यूज के चलते चाइनीज गवर्नमेंट ने शेल्व कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये प्रोजेक्ट काफी क्रूशियल है क्योंकि 1871 किलोमीटर ML1 का ये लाइन पाकिस्तान के 4 मेजर रेलवे लाइंस में से एक है और अगर ये जल्द तैयार नहीं हुआ तो अगले 1 साल में पाकिस्तान रेलवेज मेन लाइन के कोलैप्स होने के हाई चांसेस हैं। इसलिए चाइनीज बैकआउट के बाद पाकिस्तान ने खुद इस प्रोजेक्ट को आगे ले जाने का फैसला लिया है, लेकिन इसके लिए इस्लामाबाद को 11 से 12 बिलियन डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, जहां इस प्रोजेक्ट का ओरिजिनल वैल्यू $6.8 बिलियन था। ऐसे ही एक और क्रूशियल प्रोजेक्ट है कराची सर्कुलर रेलवे KCR, जिसे सीपीसी लिस्ट से ड्रॉप किया गया है क्योंकि चाइना के बैकआउट के बाद पाकिस्तान के पास इसे कंप्लीट करने के लिए इनफ फंड्स नहीं है। रिसेंट डेवलपमेंट से ये साफ पता चलता है कि बीजिंग सीपीसी में अपना इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दोनों ही खो रहा है। लेकिन इकोनॉमिक के साथ साथ पाकिस्तान का सोशियो पॉलिटिकल क्लाइमेट भी इसके लिए जिम्मेदार है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बलूचिस्तान का प्रॉब्लम। दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रोविंस में चाइना के बढ़ते प्रेजेंस ने सीपीसी के खिलाफ ऑपरेशन को और भी इंटेंसिफाई कर दिया है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का लार्जेस्ट प्रोविंस होने के बावजूद सबसे पिछड़े प्रोविंसेस में से एक है जो अपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट के लिए जाना जाता है। बलूचिस्तान अपने आप को एथनिकली और कल्चरली पाकिस्तान के दूसरे एथनिक ग्रुप से अलग मानते हैं और उनके सेपरेट ऑटोनॉमस स्टेटहुड का डिमांड उनके सेपरेट आइडेंटिटी और ट्राइबल लॉयल्टी पे बेस्ड है। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI के हाथों लगातार परसिक्यूट होने के कारण वो अपने ही मुल्क में एक माइनॉरिटी बन चुके हैं।
नेचुरली अब चाइना जैसे एक फॉरेन पावर के आने से बलूच एक्टिविस्ट और भी भड़क गए हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि सीपीईसी उनके अवाम की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं बल्कि चाइना के प्रॉफिट्स के लिए बना है। यह आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चाइना के ओवरसीज प्रोजेक्ट में अक्सर चाइनीज नेशनल्स को ही प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए लोकल्स के लिए कोई खास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट नहीं होती। उधर चाइना के लिए बलूचिस्तान सीपीईसी का एक क्रूशियल हिस्सा रहा है, क्योंकि मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के पोर्ट सिटी ग्वादर के साथ चाइना के वेस्टर्न शिंजांग रीजन को कनेक्ट करने के लिए प्लान किया गया है। कहने को ये एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है, लेकिन चाइना के मिलिट्री एम्बिशन इससे डीपली जुड़े हैं। बलूचिस्तान के डीप वाटर ग्वादर पोर्ट में नेवल और एयर बेस स्टैब्लिश कर चाइना ऑयल रिच पर्शियन गल्फ के एंट्रेंस में वाइटल सी लेन्स को डोमिनेट करना चाहता है। ऐसी मिलिट्री प्रेजेंस न सिर्फ चाइनीज डोमिनेंस को स्टैब्लिश करेगा बल्कि बलूचिस्तान के सेपरेटिस्ट मूवमेंट को भी नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, क्योंकि पाकिस्तान के लिए चाइना का प्रेजेंस एक क्रूशियल मौका है जिससे वो इस मूवमेंट को क्रश कर सके। जाहिर सी बात है कि बलूचिस्तान हर कीमत पे चाइनीज प्रेजेंस को रेजिस्ट करता रहा है। हाल ही में ग्वादर से सीपीसी के खिलाफ रेजिस्टेंस के कई रिपोर्ट्स आ रहे थे। पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट वहां सिक्योरिटी मेजर के तहत फेंस कंस्ट्रक्ट करने लगा था, लेकिन बलूच नेशनलिस्ट ग्रुप के प्रोटेस्ट की वजह से अथॉरिटीज को काम रोकना पड़ा। कुछ एनालिस्ट तो ये भी कहने लगे हैं कि ये फेंसिंग इस्लामाबाद का एक मास्टर प्लान है, जिसके थ्रू वो ग्वादर को बलूचिस्तान से अलग कर डायरेक्ट फेडरल कंट्रोल में लाना चाहता है। ऑलरेडी इस पोर्ट एरिया में इंडिजिनस इनहैबिटेंट्स डिस्प्लेस हो चुके हैं और लोकल फिशरमैन पे भी कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। ऐसे में बलूची सेपरेटिस्ट अपने टेरर टैक्टिक्स का और भी फ्रिक्वेंट इस्तेमाल करने लगे हैं। पिछले कुछ सालों में ग्वादर और दूसरी जगह चाइनीज इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करने बलूच सेपरेटिस्ट ने न सिर्फ पब्लिक प्रॉपर्टी को टारगेट किया बल्कि चाइनीज एम्प्लॉयज को भी निशाना बनाया है। फॉर एग्जांपल, इस साल जनवरी में बलूचिस्तान के बुलान एरिया में पैसेंजर ट्रेन को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी द्वारा अटैक में डीरेल किया गया। इससे पहले भी चाइनीज कॉन्सुलेट और कराची यूनिवर्सिटी के अटैक्स में बलूची सेपरेटिस्ट का हाथ रहा है। एनालिस्ट की माने तो ये अटैक्स इन फ्यूचर और भी बढ़ सकते हैं, जिससे सीपीसी का सिक्योरिटी सिचुएशन पाकिस्तान और चाइना दोनों के लिए एक मेजर कंसर्न बन चुका है। यही नहीं, इन फ्रीक्वेंट अटैक्स के चलते अब इन दोनों देशों के संबंध पे भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन चाइना पाक टाइज में एक सेटबैक की तरह देखा जा रहा है, वहीं डिप्लोमेटिक स्टेज में भी ऑब्जर्वर्स इन दोनों अलाइज के बीच दरार की निशान देख पा रहे हैं। पिछले साल वर्चुअल ब्रिक्स समिट की साइडलाइंस में जब इंडिया ने पाकिस्तान को एक हाई लेवल मीटिंग्स को एक्सक्लूड करने का डिसीजन लिया, तो चाइना ने इस मूव को अपोज नहीं किया। एनालिस्ट के लिए ये एक सिग्निफिकेंट साइन है, क्योंकि इससे पहले चाइना हमेशा पाकिस्तान के फेवर में ही रहा है। उनका कहना है कि बीजिंग इस्लामाबाद के नए सरकार को एक अनस्टेबल और अनरिलायबल पार्टनर की तरह देखता है। पाकिस्तान के इकोनॉमिक फेलियर के साथ साथ बिगड़ते सिक्योरिटी सिचुएशन को कंट्रोल करने की नाकामयाबी के चलते चाइना पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट से काफी तंग होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान में मौजूद ऑर्डिनरी चाइनीज सिटीजन से लेकर हाई लेवल चाइनीज ऑफिशियल्स तक के खिलाफ किए गए अटैक्स ने चाइनीज एस्टैब्लिशमेंट की नींद हराम कर दी है। पिछले साल नवंबर में जब शरीफ ने शी जिनपिंग से मुलाकात की, तब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि शी ने पाकिस्तान में चाइनीज नेशनल्स की सेफ्टी को लेकर कंसर्न जाहिर किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि चाइना पाक टाइज सीरियसली खराब हो चुके हैं। आज भी पाकिस्तान में चाइनीज लोन्स का इनफ्लो जारी है। हालांकि इनमें से सभी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है। 2018 और 2022 के बीच पाकिस्तान ने चाइना से करीब $22 बिलियन शॉर्ट टर्म लोन्स रिसीव किए। यही नहीं, लास्ट ईयर जून में चाइना ने $2.3 बिलियन का एक नया लोन डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट में ऑफर किया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चाइना इस्लामाबाद में एक स्टेबल गवर्नमेंट के साथ एंगेजमेंट चाहता है, और वैसे भी सिविलियन गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, चाइना जैसे की पार्टनर के साथ पाकिस्तान की मिलिट्री अपने टाइज को सिक्योर करने में लगी रहेगी। इसके अलावा करंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में इंडिया और यूएस के बढ़ते सिक्योरिटी टाइज और अपने कॉमन राइवल इंडिया को लेकर कंसर्न के चलते चाइना और पाकिस्तान का अलायंस इनवेटेबल है। ऊपर से यूएस चाइना कंपटीशन पाकिस्तान और यूएस के कोऑपरेशन को भी अफेक्ट कर रहा है, जिसके चलते इस्लामाबाद बीजिंग पे इकोनॉमिक और सिक्योरिटी असिस्टेंस के लिए डिपेंडेंट होता जा रहा है। ऐसे में क्या सीपीईसी के लिए कोई आशा की किरण दिख रही है? दोस्तों, ये साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 10th एनिवर्सरी है और इन 10 सालों में इस प्रोजेक्ट के कई चेहरे सामने आए हैं। जैसा कि आपने देखा, इसके सबसे बड़े कंपोनेंट सीपीईसी ऐसे मेजर सेटबैक से गुजर रहा है कि आज इसके फेलियर की चर्चे हो रहे हैं। जहां तक इंडिया की बात है, तो शुरू से ही इंडिया बीआरआई को अपोज करता आया है, क्योंकि वो चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी को बखूबी जानता है।
सीपीसी को लेकर उसका सबसे बड़ा ऑपरेशन ये रहा है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से गुजरने वाला ये प्रपोज रोड और रेल लिंक इंडिया की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को वायलेट करता है। इंडिया के इस रेजिस्टेंस के चलते चाइना और पाकिस्तान थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते आ रहे हैं। कई एनालिस्ट का मानना है कि वैसे भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते थर्ड पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट सीपीसी प्रोजेक्ट में एक नेसेसिटी बन चुका है। चाइनीज डेट का शिकार हुए दूसरे एशियन कंट्रीज में से पाकिस्तान सबसे ज्यादा वल्नरेबल है और चाइना के साथ कोई भी मिसएडवेंचर उसे भारी पड़ सकता है। वैसे तो दोनों देश इस कोशिश में लगे हुए हैं कि सीपीसी को ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन कर दिया जाए, लेकिन अब तक इसमें कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। सऊदी अरेबिया, कतर, टर्की, किर्गिस्तान और रशिया सीपीसी में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी नहीं है और एनालिस्ट की माने तो नियर फ्यूचर में भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलना मुश्किल है। ऐसे में समझदारी इसी में होगी कि चाइना और पाकिस्तान दोनों सीपीसी के अपने एक्सपेक्टेशंस को लोअर कर दें। लार्जर बीआरआई प्रोजेक्ट की तरह चाइना को ये रियलाइज हो रहा है कि पाकिस्तान जैसे पुअर और डेवलपिंग नेशंस को अट्रैक्टिव लोन्स देकर वो कहीं ना कहीं अपनी लायबिलिटी को भी बढ़ा रहा है, जो उसके स्ट्रैटेजिक गेन्स को भी अल्टीमेटली अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसे एम्बिशन मॉडल को सस्टेन करना अल्टीमेटली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये रीजनल और ग्लोबल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जनरेट करते हैं और पाकिस्तान में सीपीसी का फेलियर इसी ट्रेंड को दर्शाता है। तो इस मुद्दे पे आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको सीपीसी और बीआरआई का कोई भविष्य दिखता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द फ्यूचर ऑफ सीपीसी एडमिस्ट पाकिस्तान्स डिटोरेटिंग सिक्योरिटी क्लाइमेट। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।